तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगले महीने स्विट्जरलैंड का दौरा करने जा रहे हैं। वह 15 से 19 जनवरी के बीच दावोस में होने वाले विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उनके साथ आईटी और उद्योग मंत्री दुदिला श्रीधर बाबू और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे। मौके पर सीएम दुनिया की दिग्गज कंपनियों से मुलाकात करेंगे, राज्य में निवेश की संभावनाएं एवं लाभ बताएंगे। तेलंगाना प्रतिनिधि मंडल उन कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा जिन्होंने पहले ही राज्य में निवेश किया है। दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सम्मेलन में इस बार 100 देशों के राजनेता और कारोबारी हिस्सा लेंगे। इस बार यह कॉन्फ्रेंस लाइफ टू लाइफ साइंस इन एक्शन थीम पर 5 दिनों तक चलेगी। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न राज्यों के मंत्री और अधिकारी भी शामिल होंगे। मंत्री कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पूछा, क्या पूर्व सीएम और बीआरएस प्रमुख केसीआर ने परियोजना के निर्माण के लिए वास्तविक इंजीनियरों की सलाह ली थी? 5 मंत्रियों की टीम ने कालेश्वरम परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित मेडिगरा बराज का निरीक्षण किया। मंत्री कोमटिरेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, पोन्नम प्रभाकर और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बराज का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों ने मंत्रियों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। बाद में कोमटिरेड्डी ने कहा, क्या प्रोजेक्ट इंजीनियरों की सलाह से बनाए गए हैं या फिर इसे केसीआर ने मुख्य अभियंता के तौर पर डिज़ाइन किया था? लोग ये जानना चाहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे की ओर जाने वाले पानी के बहाव को बराज की ओर मोड़ने की बजाय बराज की ओर जाने वाले पानी के बहाव को पहाड़ी ओर मोड़कर लिफ्ट करने के बाद नीचे छोड़ा गया। क्या यह सही डिज़ाइन है? राज्य के कृषि एवं विपणन मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है, मौसमी फसल उगाई के दौरान राज्य में चावल और कपास के बीज की कोई कमी न हो। मानसून सीजन के दौरान किसानों द्वारा उगाई गई कपास की फसल को सीसीआई द्वारा तुरंत खरीदा जाना चाहिए। मार्केट यार्डों में खरीद केंद्रों में एक पर्याप्त आवास सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने सचिवालय में विपणन विभाग, बीज विकास निगम और भारतीय कपास निगम की गतिविधियों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अगर किसी ने बीज की कमी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि एवं विस्तार अधिकारियों से राज्य में पैदा होने वाली कपास का ब्यौरा एकत्रित करने और तत्काल खरीद के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा। उद्योग विभाग के सहयोग से राज्य में कपास के बीज का तेल निष्कर्षण इकाइयां स्थापित करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा, मार्केट यार्डों में ताज़ा पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उन्हें साफ रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने वरंगल, खम्मम और नलगोंडा ग्रेजुएट एमएलसी मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। ग्रेजुएट एमएलसी पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, इसलिए एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही ग्रेजुएट एमएलसी पद के लिए 6 महीने के भीतर को चुनाव कराया जाना है। चुनाव आयोग ने इसके लिए मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। मतदाता सूची को लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। मतदाता पंजीकरण के लिए 6 फरवरी को आवेदन करने को कहा गया। मतदाता सूची का प्रारूप 24 फरवरी को घोषित किया जाएगा। सूची पर आपत्तियां 14 मार्च तक प्राप्त की जाएंगी। 29 मार्च को आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और 4 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। मंत्रियों ने मेडिगड्ढा परियोजना का दौरा किया। मंत्री पोंगुलेटी ने कहा, पिछली सरकार निर्माण में नियमों का पालन करने में विफल रही। यह क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि शीर्ष लॉक गेट काम नहीं कर रहे हैं। मेडिगड्ढा बराज का निर्माण उन्होंने अपनी छाप छोड़ने के इरादे से कराया है। पिछली सरकार ने परियोजना की लागत का एक पैसा खर्च बर्बाद कर दिया है। मंत्री ने कहा, अब उस ऋण पर बाजार दर से 12% ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है। उनका कहना है 1 लाख करोड़ की लागत से 50 टीएमसी पानी लिफ्ट किया जा रहा है। बीआरएस नेताओं से पूछा गया, क्या मेडिगड्ढा के नुकसान का संबंध एजेंसी से जोड़ा जाएगा या नहीं। उन्होंने कहा, पिछली सरकार ने लोगों पर बढ़ने वाले बोझ के बारे में नहीं सोचा। यह एक पिलर पर नहीं रुकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कालेश्वरम क्षतिग्रस्त हो गया। मेडिगड्ढा, अन्नाराम और सुंदिला परियोजनाओं की पूरी समीक्षा की गई। मंत्री पोंगुलेटी ने कहा, लाखों करोड़ रुपए से बनने वाले प्रोजेक्ट के लिए ठेकेदार जिम्मेदार हैं। इतने बड़े प्रोजेक्ट में अनियमितता उजागर हुई है। मेडिगड्ढा के 2 पिलर क्षतिग्रस्त हुए हैं और पानी जमा करने में असमर्थ हैं। उन्होंने इस बात पर रोष व्यक्त किया। नदी में पानी को डाउन स्ट्रीम में छोड़ना होगा। मंत्रियों के एक समूह ने मेडिगड्ढा और अनारम परियोजना का दौरा किया। मौके पर मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बात की। उन्होंने कहा, मेडिगड्ढा परियोजना पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, पिछली सरकार द्वारा शिकायत की गई थी, मेडिगड्ढा बराज के निर्माण में साजिश हुई है।
इस संदर्भ में अभी तक जानकारी उजागर नहीं हुई। मंत्री पूनम ने बीआरएस पर निशाना साधते हुए कहा, प्रतिष्ठित परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन केवल एक पिलर क्षतिग्रस्त होने की बात बताई जा रही है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ओल्ड सिटी की कई कॉलोनियों का दौरा किया। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी रूप से शुरू किए गए अभय हस्तम कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को फॉर्म दिए। अच्छा, तुम लोग पहले फोटो ले लो ताकि मैं जाके आराम कर ले। फोटो ले लो। हाँ भाई, बोल दिया उसको। हाँ, आ रहे सब बोल दिया। ले लिया भाई। मामा ले लो, मामा ले लो। मजा मामा कौन भर जाते टीएसआरटीसी के एमडी सज्जाना ने आरटीसी यात्रियों को खुशखबरी दी है। उन्होंने ट्वीट किया, और भी नई बसें उपलब्ध हो रही है। आरटीसी ने 400 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से अधिक आधुनिक डीजल बसें खरीदने का फैसला किया है। कल से 80 बसें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा, टीएसआरटीसी यात्रियों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। परिवहन क्षेत्र में बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह नवीन तरीकों के माध्यम से यात्रियों तक पहुंचा रहा है। उसी के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए नई बसें खरीदी जा रही हैं। इस वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपए की लागत से 1050 नई उन्नत डीजल बसें खरीदने का निर्णय लिया है। इनमें 400 एक्सप्रेस, 512 पल्ले वेलुगु, 99 लहरी स्लीपर कम सीटर और 56 एसी राजधानी बसें हैं। इनके अलावा टीएसआरटीसी का प्रबंधन हैदराबाद शहर में 540 पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों और तेलंगाना के अन्य हिस्सों में 500 बसों को उपयोग में ला रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, कंपनी की योजना इन सभी बसों को चरणबद्ध तरीके से मार्च 2024 तक यात्रियों के लिए उपलब्ध कराने की है। इन नई बसों का उपयोग महालक्ष्मी महिला मुफ्त बस यात्रा सुविधा योजना के कारण बढ़े हुए यातायात को समायोजित करने के लिए किया जाएगा। बजरंग सेना तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण राव ने तेलंगाना के लोगों से नए साल की संस्कृति का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। तेलंगाना राज्य बजरंग सेना के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण ने कहा, नए साल के दौरान युवाओं को बुरे रास्ते पर जाने से रोकने की जिम्मेदारी अभिभावकों को लेनी चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार से कहा, नए साल की आड़ में नशे की अवैध गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने 31 तारीख को रात 10 बजे क्लब, बार और शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। बीजेपी विधायक राजा सिंह ने आरोप लगाया, मी सेवा केंद्रों में प्रजा पालना के आवेदन 60 रुपये से भी अधिक दामों पर बेचे जा रहे हैं। हालांकि ये आवेदन लोगों को मुफ्त दिए जाने चाहिए। हज़ारों की संख्या लोग सेवा केंद्र के पास आ रहे हैं और 100 रुपये में आवेदन खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने प्रजा पालना की अवधि अगले 1 माह तक बढ़ाने की मांग की है। अधिक दामों पर आवेदन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। इस पर जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, आवेदन बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। 6 गारंटी से जुड़े आवेदनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया, आवेदन पत्र निःशुल्क दिए जा रहे हैं। पठान चेरू में प्रत्येक आवेदन पत्र 20 रुपये में बेचने वाले मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मंचल मंडल की आम बैठक में मल्लारेड्डी रंगारेड्डी ने भाग लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस द्वारा घोषित 6 गारंटी योजनाएं लोगों को प्रदान की जा रही है। इंदिरा के राज्य में सभी लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा, प्रजा पालना में आवेदनों की कमी उनके ध्यान में आई है। अधिकारी लोगों को आवश्यक आवेदन प्रदान करेंगे। लोगों को सलाह दी जाती है, जल्दबाजी करके परेशानी में न पड़े। अनेक विकास कार्यक्रमों का शिलान्यास एवं उद्घाटन समारोह किए गए हैं। ऊपर बस्ती में आयोजित प्रजा पालना के अंतर्गत अभय हस्तम 6 गारंटी के आवेदन स्वीकृति कार्यक्रम में पार्षद श्यामला हेमा ने भाग लिया। सभी लोगों को इस कार्यक्रम का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान जिन 6 गारंटियों का वादा किया था उनके लिए आवेदन स्वीकार करना शुरू हो गया है। 6 जनवरी तक पदाधिकारी प्रत्येक वार्ड में बैठक आयोजित कर प्रजा पालना के नाम पर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। घर घर जाकर आवेदन वितरित करेंगे। उन्होंने खुलासा किया, जिन केंद्रों पर आवेदन प्राप्त होते हैं वहाँ विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। उन्हें मुद्दों पर याचिकाएं प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर स्थापित किए गए हैं। संगारेड्डी जिला पठानचेरू मंडल ग्राम पंचायत ने प्रजा पालना की 6 गारंटियों के आवेदन स्वीकृति कार्यक्रम शुरू किया है।
ग्राम पंचायत में फॉर्म न मिलने से लोग परेशान हो रहे। उन्होंने कहा, ग्राम पंचायत के सामने श्री हनुमान कम्युनिकेशन शॉप में दुकान का मालिक प्रजापालन के आवेदन बेच रहा था। प्रजापालन आवेदन पत्र 20 रुपये में बिक रहा है। इसका जवाब देते हुए MMRO और सचिव ने उन सभी से पूछा जो प्रजापालना सुरक्षा गारंटी के लिए आवेदन करके पात्र है। सरपंच ने चेतावनी दी, जेरॉक्स दुकान में लाए गए प्रिंट आउट मान्य नहीं होंगे। इसकी सूचना पुलिस को देने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। सुलेमान नगर में अभय हस्तम आवेदन वितरण अस्त व्यस्त हो गया है। भीड़ बढ़ने और अधिकारी कम होने पर नोकझोंक होने लगी। इसी क्रम में सुलेमान नगर वार्ड के प्रशासनिक अधिकारी मसूद उर रहमान को भीड़ ने घेरा और उन्हें सवाल करते हुए धक्का मुक्की की। इस दौरान अफसर मसूद के सीने में दर्द हुआ और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। केंद्रों पर अधिकारियों की संख्या कम होने के कारण कई जगहों पर ऐसी ही घटनाएं हो रही हैं। अधिकारी उच्च अधिकारियों से कह रहे हैं, स्टाफ ज़्यादा हो तो काम आसानी से किया जा सकता है। तेलंगाना में लागू की जा रही है भेड़ वितरण योजना के नाम पर कुछ अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर भेड़ पालकों को 2 करोड़ रुपए दिए हैं। आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसानों से भेड़ों को इकट्ठा करने वाले अधिकारियों ने उनसे मिलने वाले पैसे को ठेकेदारी के बेनामी खातों में जमा कर दिया। पीड़ितों ने गच्चीबौली पुलिस से संपर्क किया। ठेकेदार और पशुपालन विभाग के 2 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस योजना के तहत पशुपालन विभाग विभिन्न राज्यों से भेड़ों को खरीद रहा है। उन्हें राज्य में यादों को अनुदान के आधार पर वितरित कर रहा है। पशुपालन विभाग में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत रवि कुमार और केशव सायलू ने ठेकेदार सैयद मोहित के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों से भेड़ों की 133 इकाइयाँ खरीदी। अधिकारियों ने किसानों के खाते में पैसे डालने के काम ठेकेदार सैयद मोहित को सौंपा था। उन्होंने किसानों की जगह अपने बेनामी बैंक अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए। पशुपालन विभाग से जारी पैसे सीधे उनके खातों में चले गए। करीब 2 करोड़ की रकम लूटी गई। जब कई महीने बीत गए और पैसे नहीं मिले तो गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई।